नमस्कार दोस्तों, मैं कर्मवीर यादव शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस कोचिंग के माध्यम से आप सभी को वर्णमाला के बारे में बताऊंगा। पता होना चाहिए वर्णमाला क्या है। वर्णमाला या अल्फ़ाबेट, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट या वर्णमाला क्या है मुझे पता होना चाहिए। जो हमारा क से लेकर के ज्ञ तक है उसको एक सिस्टम से रखा गया है। वर्णमाला, इसको क्या कहते हैं? वर्णों की माला, अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमें पता होना चाहिए जो हमारा क से लेकर के ज्ञ तक है और जो आ से लेकर के अंग तक है, इसको एक सिस्टम से रखा गया है। इसी समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो एक लाइन में मुझे पता होना चाहिए कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बात आती है भैया, वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? वर्ण है क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या जिसका खंड न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं, या इसको अक्षर भी कहते हैं, इसको ध्वनि भी कहते हैं। अंतर इतना होता है, जब तक हम इसका उच्चारण करते हैं या जब तक हम इसको बोलते हैं तब तक उसे ध्वनि कहा जाता है, और जब हम उसे कहीं लिख देते हैं तो उसे अक्षर कहा जाता है। जब हम उसे वर्णमाला में समाहित कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो मुझे पता होना चाहिए भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। कई बार एग्जामों में पूछा गया है वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहली बात, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर कहने का मतलब यह है ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, अर्थात जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। इनकी संख्या 11 होती है, लेकिन कुल पूछा जाए 13 होती है। बात आती है व्यंजन क्या है? व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यहाँ देखिए, स्वर और व्यंजन में अंतर ये है, केवल हम डिफिनेशन से इसके बारे में नहीं जानेंगे, आखिर इसे स्वर क्यों कहते हैं और इसे व्यंजन क्यों कहते हैं। इसका अंतर ये होता है कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। देखिए, जो हमारा आ से लेकर के अंग तक है, आ आ इ उ ऊ ऋ ऋ ए ऐ ओ औ अंग है, क्या ये स्वर है? क्यों इसे स्वर कहा जाता है? क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनमें किसी दूसरे वर्ण का सहयोग नहीं होता है। जैसे अ है, अ में केवल अ ही है, आ में केवल आ ही है, ई उ ऊ, अर्थात कहने का मतलब यह है इसमें किसी दूसरे वर्ण का इसमें सहयोग नहीं है। और व्यंजन की अगर बात की जाए तो देखिए, व्यंजन में जो क से लेकर के ज्ञ तक हैं सभी जो हैं सब में क्या है? अ स्वर का समावेश है। अगर हम क कहेंगे तो क में अ है, ख में भी अ है, माने जितने भी व्यंजन हैं सब में अ स्वर का समावेश है। बगैर अ के उच्चारण कहे बिना हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। कुल कितनी है? 35 है। यहाँ एक होता है भैया, दो वर्ण होते हैं अलग से, इसको कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। इसको क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। क्योंकि जब हम इसे द्विगुण व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा ताल को स्पर्श करती है और झटके साथ नीचे आती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं या उत्तचित वर्ण कहते हैं। व्यंजन व्यंजन के पहले हम स्वर की चर्चा करेंगे। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कुल कितनी है? 13 है। मूल स्वर कितने हैं? स्वरों को 3 प्रकार से बांटा गया है। मूल स्वर है, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है। और ऐसे जो स्वर को कईयों प्रकार से बांटा गया है, लगभग 6 प्रकार से बांटा गया है। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, मुंह के खुलने के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर, और हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर, और घोषत्व के आधार पर स्वर को 6 प्रकार से बांटा गया है। लेकिन अगर हम बात करें
तो इसमें ये क्या है, ये क्या है, ये जो सब हैं हमारे जो 13 स्वर हैं, इनमें भी एक विशेषता पाई जाती है कि मूल स्वर क्या है, जो हमारा अ ई उ री ऋषि है, इसको क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर का तात्पर्य होता है ऐसे स्वर जो स्वयं से बने होते हैं, उनमें किसी का सहयोग नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर क्या है, दीर्घ माने बड़ा होता है, माने ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे या ह्रस्व से ज्यादा समय लगे, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। तो बड़ा आ है, बड़ा ई है, बड़ा उ है, ए ऐ उ औ चंदावली आ, ये आपका क्या है, ये दीर्घ स्वर है। ये ह्रस्व से बड़े होते हैं, अर्थात इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। संयुक्त स्वर क्या है, संयुक्त माने होता है जोड़ा, अर्थात ऐसे स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। ए ऐ ओ औ क्या है, संयुक्त स्वर है। ए ऐ ओ औ को संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारा ए आपका क्या है, ये संयुक्त स्वर है, इसमें 2 स्वरों का समावेश किया गया है, अ और ई से। ये आपका जो ए है अ और ई से मिलकर बना है, और जो आपका ऐ है आपका अ और ए से मिलकर बना है, और जो आपका ओ है अ और उ से मिलकर बना है, अ और उ से मिलकर बना है, और जो आपका औ है ये आपका अ और ओ से मिलकर बना है, अ और ओ से मिलकर बना है, अर्थात इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर का मतलब होता है ऐसे स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। मुझे पता होना चाहिए, सबसे बड़ी विशेषता होती है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अंग अ है, अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अंग को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं, अंग को विसर्ग कहते हैं, अंग को विसर्ग कहते हैं, लेकिन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, अयोग वावण कहा जाता है। दोनों को संयुक्त रूप से अयोग वावण कहा जाता है। अ माने नहीं, वा माने वहन करना, अर्थात जो वहन न करे, अर्थात कहने का मतलब यह है जो न तो पूर्ण रूप से स्वर हो न तो पूर्ण रूप से व्यंजन, उसे क्या कहते हैं, अयोग वावण कहते हैं। हमारे हिंदी के आचार्य थे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इसे क्या कहा गया, अयोग वावण कहा गया। क्यों कहा गया, ये न तो पूर्ण रूप से स्वर है न ही पूर्ण रूप से व्यंजन है, ये न तो पूर्ण रूप से स्वर है न तो पूर्ण रूप से व्यंजन है। इसका मतलब ये होता है ये न तो स्वर की श्रेणी में आते हैं और न ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अयोग वावण कहा जाता है। बात आती है व्यंजन। व्यंजन क्या है, अभी आपको बताया गया कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। इसके पहले हमें पता होना चाहिए भैया हिंदी में वर्णों की संख्या कुल कितनी है, 52 है। हिंदी में वर्णों की संख्या कुल 52 होती है, लेकिन अगर केवल हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन 35 होते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कुल कितनी होती है तो हम वहाँ 35 बताएंगे, वहाँ ड को जोड़ लिया जाता है। पता होना चाहिए कि व्यंजन को कितने प्रकार से बांटा गया है। व्यंजन को 4 प्रकार से बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, उसमें संघर्षी व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या है, ऐसे व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कंठ, तालु, जिह्वा, मूर्धा, ओष्ठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कंठ, तालु स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं, 1 क से लेकर के म तक होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, लेकिन कुल अगर पूछा जाए तब 27 होती है। स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कंठ, तालु, मूर्धा, जिह्वा, दंत, ओष्ठ एक दूसरे को स्पर्श करते उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगला भैया अंतस्थ व्यंजन, दूसरा प्रकार है व्यंजन का अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है, आपको बताया गया है कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण गले की गहराई से या नाभि के सहयोग से उसे क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं, इनको अल्प प्राण भी कहते हैं। तो मुझे पता होना चाहिए य ल को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य ल 4 ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जिन्हें अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अगला भैया उष्म्यास संघर्षी व्यंजन, इनको 2 नामों से भी जाना जाता है, उष्म्यास संघर्षी व्यंजन।
ए भैया स ख सह को क्या कहते हैं, उसमें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम स ख सह का उच्चारण करते हैं तो मुंह से गर्म हवा निकलती है, गर्म हवा निकलने के नाते इसको उष्म व्यंजन कहते हैं। और इनको हल्का से माने इनको कहने के लिए हल्का से जोर लगाना पड़ता है और व्यंजन की अपेक्षा इनको हल्का से कहने के लिए हल्का से बल लगाना पड़ता है। तो इसके लिए हल्का से संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो स ख सह को क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं और संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसके नाते इसको उष्म व्यंजन कहते हैं। जब हम इनको कहते हैं तो हल्का से संघर्ष करना पड़ता है और व्यंजन वर्णों की अपेक्षा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगला क्या है, व्यंजन का चौथा प्रकार क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त अभी हमने आपको स्वर बताया, अब बात करेंगे हम संयुक्त व्यंजन। ये भी 4 होते हैं, तो छ त्रंग और स्र, छ त्रंग और स्र क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। ये 4 क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो मुझे पता होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन है कौन कौन से। ये आपका छ छत्रिंग है, त्र है, ज्ञ है और स्र, ये 4 क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। आखिर ये चारों किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं जब ये संयुक्त व्यंजन है? तो आपका जो क और छ छत्रिंग, क और ख कटकोट, क और ख कटकोट से आपका मिल करके आपका छ छत्रिंग बना है। त और र से आपका त्र बना है। ज्ञ ये ज और ञ से, ज और ञ से आपका ज्ञ बना है। बड़ा स और र से मिलकर के आपका स बना है, स्र बना है। आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन है। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये आपसे संयुक्त व्यंजन भी पूछा गया है एग्जामों में, उष्म व्यंजन भी पूछा गया, अंतस्थ भी पूछा गया है, आपके स्पर्श भी पूछे गए हैं एग्जामों में। अल्फाबेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में क्या क्या 2 प्रश्न आपसे पूछे ही दिए जाते हैं। तो ये जो आपके छ त्रंग और स्र हैं, ये आपका छ छत्रिंग क और कटकोट से मिलकर बना है। त्र त और र से ज्ञ, ज और ञ से स्र, बड़ा स और र से मिलकर बना है। ये आपके क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है ये। और हमेशा ध्यान होना चाहिए, जो पहला वर्ण होगा हलंत के साथ लिखा जाएगा। हलंत का मतलब ये होता है, ये जिस वर्ण के साथ लग जाते हैं उसे शुद्ध व्यंजन कहा जाता है, उसे आधा व्यंजन कहा जाता है। हम बात करेंगे भैया घोषत्व के आधार पर व्यंजन के भेद। घोष या सघोष, घोष या सघोष के आधार पर व्यंजन के भेद। हम किसी चार्ट के माध्यम से घोष या घोषत्व के आधार पर हम व्यंजन के भेद को भी समझ लेंगे। घोष या घोषत्व के आधार पर 2 भेद होते हैं और वायु के निगमन के आधार पर 2 होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। घोषत्व के आधार पर, घोष के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं और प्राण के आधार पर 2 भेद होते हैं। सघोष, सघोष कहते हैं। दूसरा क्या है, अघोष है। और वायु के निगमन के आधार पर 2 हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण है, दूसरा क्या है, महाप्राण है। दूसरा आपका महाप्राण है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो मुझे पता होना चाहिए सघोष क्या है, अघोष क्या है, अल्पप्राण क्या है और महाप्राण क्या है। सघोष, सघोष को घोष भी कहा जाता है, पता होना चाहिए। एग्जामों में अगर नाम दे दे तो वहां कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। सघोष को घोष भी कहा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम चाहे घोष कहें चाहे सघोष कहें। तो घोष या सघोष है क्या? घोष या सघोष का मतलब ये होता है, देखिए घोष या सघोष माने जहां से वायु का उच्चारण होता है या किसी भी वर्ण का उच्चारण होता है तो उसे स्वर तंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर तंत्र कहते हैं। तो मुझे पता होना चाहिए जब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, गमगमाहट होती है, तो वैसे वर्णों को सघोष कहा जाता है। और जहां कंपन नहीं होता है और वहां गमगमाहट नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। ठीक है, तो पहले मुझे पता होना चाहिए सघोष अघोष के आधार पर सघोष या घोष में कौन कौन से वर्ण आएंगे। ये 5 वर्ण है। ये किसी भी वर्ग में आप 5 वर्ण को देखेंगे तो हमने आपको बताया कि ऐसे 5 वर्ण का उच्चारण करिए जहां कंपन हो या जहां गमगमाहट की स्थिति पैदा हो तो आप तुरंत पकड़ लीजिए उसे क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं या घोष कहते हैं। हल्का से अंतर आपको मिलेगा। जैसे आप कहेंगे क ख,
इनमें आवाज क्या निकल रही है, पतली आवाज निकल रही है। आप उसका खुद उच्चारण, अगर आप स्वाभाविक रूप से किसी भी वर्ड का उच्चारण करेंगे, अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो आप इसको अंतर नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप स्वाभाविक रूप से किसी भी वर्ड का उच्चारण करेंगे तो आप 100% समझ जाएंगे कि कंपन या गमगमाहट की स्थिति किस वर्ड में हो रही है। तो हम बात करेंगे, देखिए क ख, देखिए आगे ग घ अंग। तो ये 3 वर्ड ऐसे हैं जहां हल्का से आवाज मोटी हुई है, या स्वर तंत्र में कंपन हो रहा है, या उसमें हल्का से गमगमाहट की स्थिति बन रही है। इन दोनों में हल्का से पतली आवाज निकल रही है। अगर आप इसका स्वाभाविक रूप से उच्चारण करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो मुझे पता, तो किसी भी वर्ग में, तो आप किसी भी वर्ग में आप उच्चारण करेंगे तो ये दो वर्ण हैं, जो शुरू के 2 अक्षर हैं, 2 वर्ण हैं, इनमें आपका क्या होगा, आवाज एकदम जो है कि पतली आवाज निकलेगी। बाकी 3 का जो है उसमें गमगमाहट की स्थिति पैदा होगी। तो जहां गमगमाहट हो या कंपन हो तो उसे क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं या घोष कहते हैं। तो मुझे पता होना चाहिए कि हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और य र ल व और ह, य र ल व ह, य र ल व ह, और सभी स्वर क्या है, ये सभी स्वर क्या है, ये सघोष हैं। तो सघोष या घोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, मुझे पता होना चाहिए। किसी भी वर्ग के पहले, तीसरा, चौथा, पांचवा, सघोष या घोष के अंतर्गत किसी भी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा और य र ल व ह और सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। क्यों सघोष होते हैं, अभी आपको बताया गया कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में कंपन हो या गमगमाहट की स्थिति हो, उसे क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं या घोष वर्ण कहते हैं। अगला है आपका क्या है, अघोष है। दूसरा क्या है, घोषत्व के आधार पर दूसरा हमारा अघोष है। तो मुझे पता होना चाहिए अघोष, अघोष का मतलब क्या, आ माने नहीं, घोष माने कंपन। जहां कंपन ना हो उसे क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। तो हमने अभी आपको बताया, तो कहां नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। तो मुझे पहले ही पता चल गया कि किसी भी वर्ग के पहला और दूसरा और क्या आपका स ख स 3 वर्ण केवल, इतने आपके क्या है, ये अघोष है। ये यहाँ कंपन नहीं होता, इनको कहने में किसी प्रकार की गमगमाहट की स्थिति नहीं होती या कंपन नहीं होता, तो वैसे वर्ण को क्या कहते हैं, हम अघोष वर्ण कहते हैं। तो अघोष में पहला, दूसरा स ख स आएंगे, आपके क्या होंगे, ये अघोष होगा ये। तो सघोष या घोष किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य र ल व ह और सभी स्वर अघोष में आपका पहला, दूसरा स ख स। वायु के निगमन के आधार पर व्यंजन को 2 प्रकार से बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प माने कम और वायु माने हवा। तो कहने का मतलब होता है जहां हवा कम निकले या आवाज जहां कम निकले, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय आवाज कम निकले या कम समय में हम जिनका उच्चारण करते उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। अब हम यहाँ इन 5 के उच्चारण के आधार पर हम पता पा सकते हैं कि अल्प प्राण कौन सा है और महाप्राण कौन सा है। तो मुझे पता होना चाहिए अल्प माने कम, देखिए क ख ग घ अंग। किसी भी वर्ग को हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, हमको बहुत पहले से बताया गया है कि हम किसी भी व्यंजन का जब हम उच्चारण करेंगे तो इनका एक सिस्टम होता है, हम स्वाभाविक रूप से इनका उच्चारण करेंगे। देखिए क ख ग घ अंग। तो किसी भी वर्ग का उच्चारण करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसके बारे में मुझे बहुत पहले ही बताया गया है कि जो आपका पहला वर्ण है उसको हल्का धीरे, दूसरा हल्का तेज, तीसरा धीरे, चौथा तेज, पांचवा धीरे, ऐसे होता है। ये हम किसी भी वर्ग का उच्चारण इस प्रकार से करते हैं, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य। तो हम देख रहे हैं किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को कहने में कम समय लग रहा है। जैसे क ख ग घ अंग। तो मुझे पता होना चाहिए कि किसी भी वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवे को कहने में कम समय लग रहा है तो क्या होंगे, ये अल्प प्राण होंगे। बाकी इसको और इसको कहने में, माने दूसरे और चौथे को कहने में ज्यादा समय लग रहा है तो उसको क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। तो पहला, तीसरा, पांचवा
को भी क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको कहने में कम समय लगता है, इनको कहने में कम समय लगता है। और सभी स्वर क्या है, अल्प प्राण है। तो माने अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो मुझे पता होना चाहिए किसी भी वर्ग के पहले तीसरे पांचवें वर्ण और और सभी स्वर क्या है, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि इनको कहने में कम समय लगता है औरों की अपेक्षा। दूसरा क्या, महाप्राण। जब 1 3 5 हो गया तो दूसरा और चौथा बच रहा है, तो हमारा महाप्राण। बचने से तात्पर्य नहीं है, वास्तव में इनमें ज्यादा समय लगता ही है। किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण में ज्यादा समय लगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, महाप्राण वर्ण कहते हैं। महा माने ज्यादा आवाज जहां निकले, जिस वर्ण को कहने में ज्यादा आवाज निकले उसे क्या कहते हैं, महाप्राण वर्ण कहते हैं। तो मुझे पता होना चाहिए किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को। और स ख स ह आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये महाप्राण है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे जो वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन हैं, स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान भी इंपॉर्टेंट है। मुझे पता होना, आप सबको, हमें सबको पता होना चाहिए किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान होता क्या है, उच्चारण स्थान को कितने प्रकार से बांटा गया है, किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है, किसी भी एग्जाम की दृष्टि के लिए पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये उच्चारण स्थान। वे सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए उच्चारण स्थान है क्या। तो वर्णों का उच्चारण स्थान, अभी हालांकि इस चैप्टर में काफी चीजें बाकी हैं, लेकिन हम बात करेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान का डेफिनेशन होता है कि किसी भी वर्ण को उच्चारण करने के लिए मुख जिस भाग से उसका उच्चारण होता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। एक उच्चारण स्थान को 8 भागों में बांटा गया है। उच्चारण स्थान को 8 भागों में बांटा गया है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो 8 या 9 प्रकार का हो जाता है। पहला आपका क्या है, कंठ है। दूसरा आपका क्या है, तालु है। तालु को तालव्य भी कहते हैं, तालु को तालव्य भी कहते हैं। अगला क्या है, मूर्धा है। अगला आपका मूर्धा है। अगला क्या है, दंत है। फिर अगला आपका ओष्ठ है। फिर आपका दंत ओष्ठ है, दंत ओष्ठ है। अगला कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है। अगला क्या है, कंठोष्ठ है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, कंठ तालु है, कंठ तालु है, नासिका है। ये 9 हो गया होगा, ये 3 3 3 6 9 हो गया है। तो मुझे पता होना चाहिए उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने के लिए मुख से जिस भाग से उसका उच्चारण होता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो कंठ, कंठ, तालु। कंठ क्या है, तालु क्या है, मूर्धा क्या है, दंत क्या है, ओष्ठ क्या है, दंतोष्ठ क्या है, कंठोष्ठ क्या है, कंठतालु क्या है और नासिका क्या है। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए मुख के इन भागों को कहाँ इनका स्थान कहाँ है। कंठ क्या होता है, तालु क्या होता है, मूर्धा क्या होती है, दंत क्या होती है, ओष्ठ क्या होती है, दंतोष्ठ क्या होता है, कंठोष्ठ क्या होता है, कंठतालु क्या, नासिका क्या है। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कंठ। कंठ का मतलब होता है ये आपका क्या है, ये कंठ होता है। और ऊपर वाला भाग आपका तालु या तालक होता है। और जब हमारी जीवा मुड़ जाती है तो उसे क्या, जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा मुड़ जाती है, उसे क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। दंत क्या है, जब हमारी जीवा या दांत आपस में स्पर्श करते हैं उसे दंत कहते हैं। ओष्ठ क्या है, जब हमारे ओठ आपस में स्पर्श करते हैं उसे ओष्ठ कहते हैं। दंतोष्ठ क्या है, दंत और ओष्ठ जब दोनों आपस में स्पर्श करते हैं, दोनों आपस में कार्य करते हैं उसे दंतोष्ठ कहते हैं। कंठोष्ठ क्या है, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से होता है, उसे कंठोष्ठ कहते हैं। कंठतालु क्या है, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों की सहायता से होता है। माने कंठ से उच्चारण होगा और तालु पे स्पर्श करेगा, उसे क्या कहते हैं, कंठतालु कहते हैं। नासिका क्या है,
तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण नासिका या नाक के सहारे से बोला जाता है, उसे क्या कहते हैं, नासिका कहते हैं। उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। तो मुझे इनका स्थान पता होना चाहिए। तो किस वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अगर हम स्वाभाविक रूप से अगर इनका हम उच्चारण करेंगे तो हम आसानी से पा जाएंगे। इसको मुझे बहुत याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंठ, ये भैया कंठ क्या है, अगर आप कहेंगे क, आपका क यहां से निकल रहा है ये, तो क ख ग घ अंग, माने जितने भी क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सब कहाँ आते हैं, कंठ के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण कंठ से ही होता है। देखिए इसमें आपका कंठ है माने क वर्ग है, वर्ग का मतलब होता है क से लेकर के अंग तक। किसी भी वर्ग की बात की जाए, क वर्ग की बात की जाए तो क से लेकर के अंग तक, च वर्ग की बात की जाए तो च से लेकर के अंग तक, ट वर्ग की बात की जाए तो ट से लेकर के अड़ तक। वर्ग का मतलब होता है उस वर्ग के पांचों वर्णों को समाहित कर लिया जाता है। तो मुझे पता होना चाहिए कि कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं। कंठ में आपका आएगा क वर्ग है, विसर्ग है और आ आता है, एक वर्ण आ आता है, एक है आपका ह। इतने वर्ण आपके क्या होते हैं, ये कंठ के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई वर्ण नहीं है जो कंठ के द्वारा बोला जाता है, जिनका उच्चारण कंठ हो। अगला भैया ताल या तालव्य है। ताल या तालव्य का मतलब ये होता है, ताल या तालव्य दोनों एक ही चीज है। जब हमारी जिह्वा तालु को स्पर्श करती है या जिह्वा तालु को स्पर्श करने की चेष्टा करती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उस वर्ण का क्या होता है उच्चारण स्थान ताल या तालव्य होता है। तो इसमें आपका च वर्ग आएगा, ई आता है, या और बड़ा स आता है। इतने आपके क्या होते हैं, ये ताल या तालव्य होते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला आपका मूर्धा है। मूर्धा का मतलब होता है जब हमारी जिह्वा मुड़ जाती है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुड़ जाती है, तो इस स्थिति में उस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, मूर्धा हो जाता है। इसमें ट वर्ग आता है और इसमें आपका र आता है, ख खटकोट है और रि ऋषि है। इतने आपके क्या होते हैं, ये मूर्धा के अंतर्गत होते हैं ये। अगला हमारा दंत है। जब हमारी जिह्वा दांत को स्पर्श करता है तो उसे क्या कहते हैं, दंत कहते हैं। इसमें आपका त वर्ग आता है, छोटा स आता है, ल आता है और आपका लिरि आता है। इतने वर्ण आपके क्या होते हैं, ये दंत के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो दंत का मतलब क्या होता है, जब हमारी जिह्वा दांत को स्पर्श करती है या स्पर्श करने की चेष्टा रखती है उसे क्या कहते हैं, दंत कहते हैं। ओष्ठ क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओष्ठ का मतलब होता है जब हमारी जिह्वा नहीं बल्कि दोनों ओठ जब आपस में स्पर्श होते हैं उसे क्या कहते हैं, ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। इसमें प फ ब भ म, तो आपस में इन सभी को उच्चारण करने के लिए हमारा ओठ क्या कर दिया, दोनों को स्पर्श कर रहा है ये, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं। प वर्ग कहते हैं। तो इसमें आपका प वर्ग होगा और आपका जो कि उ होगा। इतने वर्ण आपके क्या होते हैं, ये ओष्ठ के अंतर्गत रखे जाते हैं ये। अगला भैया दंतोष्ठ है। तो दंतोष्ठ में केवल एक वर्ण होता है व। व को क्या कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं। दंतोष्ठ का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय दांत और ओष्ठ दोनों कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं। तो वह एक ऐसा, देखिए वह दांत के जिह्वा दांतों को स्पर्श कर रहा है और ओठ भी कार्य कर रहा है, तो वह का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। कंठोष्ठ क्या है, कंठोष्ठ का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा कंठ और ओठ दोनों कार्य करें तो उसे क्या कहते हैं, कंठोष्ठ कहते हैं। तो ऐसे केवल दो स्वर होते हैं, ओ औ, केवल दो स्वर होता है, ओ औ। अगला भी हमारा कंठताल है। कंठताल का मतलब होता है कंठ और ताल, तो इसमें केवल दो वर्ण आते हैं, ए और ऐ। कंठ तालु का मतलब होता है कि जब कुछ माने ऐसे स्वर जिनका उच्चारण स्वर हो चाहे व्यंजन हो, हालांकि इसमें कंठ तालु में अंतर्गत आपका व्यंजन नहीं आता है, केवल स्वर ही आता है। केवल दो स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालु के द्वारा होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, कंठ और तालु कहते हैं। कंठ तालु का मतलब होता है कंठ से आवाज निकले और जिह्वा तालु को स्पर्श करे या तालव्य को स्पर्श करे उसे क्या कहते हैं, कंठ तालु कहते हैं। अगला भी नासिका है। नासिका का मतलब होता है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय
हवा नाक के द्वारा निकले या उच्चारण जो है कि नाक से वर्ग से बोला जाए उसे क्या कहते हैं, नासिका कहते हैं। तो नासिका का मतलब होता है किसी भी वर्ग के पंचमाक्षर को क्या कहते हैं, नासिका कहते हैं। इसमें एक स्वर आता है अंग, अंग को क्या कहते हैं, नासिका कहते हैं। और अंगा है, ञ है, अड़ा है, न और म है, तो ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं, नासिका कहते हैं या नासिक कहते हैं। तो किसी भी वर्ग का या किसी भी वर्ण का जो भी उच्चारण स्थान है ये सब है ये। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।